हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत यह जो टेस्ट है आपका 10 और 11, 10 और 11 का मतलब क्या है कि 10 नंबर का आपका जीएस नंबर है और 11 जो है वो आपका हिंदी का टेस्ट है। ठीक है, और यह जो टेस्ट है आपका 3.0 जो इस समय चल रहा है, इसी के अंतर्गत ये आपका टेस्ट नंबर 10-11 अर्थात फुल टेस्ट की अगर हम बात करें तो फुल टेस्ट आपका तीसरा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फुल टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक, मतलब सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी अच्छे से कवर किया गया है और यूपी स्पेशल से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यह प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, किसी कारणवश 2 दिन आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज नहीं आ पाए हैं और उसके पीछे रीजन जो थे, जाहिर सी बात है बड़ी रही होगी तभी नहीं आ पाए हैं। ठीक है, और देखिए जो रीजन था ये आप लोगों को पता ही होगा जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि बाकी चल रहा है काम, हो सकता जल्द ही 1-2 दिन में जो है सारे जो इशूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर आपके जो टेस्ट सीरीज जैसे मिलते थे, जो कंटेंट जैसे मिलते थे वो मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे और जीएस वाले सेक्शन में आप लोग कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर जरूर टिक किया करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करें और लास्ट में एक बार सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं। एग्जाम में जो भी 48-49 दिन बचे हैं, अब इस समय जो है आप पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे से लग जाइए। करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, बाकी अब एक दिन में हो सकता है कि आपका जीएस, हिंदी और एक करंट अफेयर वाला करंट अफेयर का वीडियो भी देखने को मिले जिसमें प्रॉपर उसे कवर किया जाएगा। कम से कम 8-10 महीने के करंट अफेयर को कवर करना ही है। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, तो जीएस वाले क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, अटेम्प्ट करिए इस प्रैक्टिस सेट को और देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी भी टॉपिक से, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का पाठ एवं संकलन का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। आश्वलायन गृह सूत्र यह ऋग्वेद की आश्वलायन शाखा से संबंधित है और इसी में सबसे पहले महाभारत का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, महाभारत का जो पाठ है और इसका जो संकलन है, इसका जो क्षेत्र वो सीतापुर अर्थात सीतापुर जिले में जो नैमिषारण्य क्षेत्र है यहाँ से संबंधित था। माना जाता है कि महाभारत का जो संकलन है वो यहीं से किया गया। ठीक है, ऐसी मानता है कि जो महाभारत का संकलन है वो सीतापुर जिले के नैमिषारण्य से ही इसका संकलन किया गया। उसके साथ साथ महाभारत की अगर हम बात करें, जो महाभारत है इसको 18 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 18 भाग या अध्याय जिसे कहा जाता है, पर्व जिसे, ठीक है, 18 पर्व में बांटा गया है। और इसका जो छठा पर्व है जिसे भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है, भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है और इस छठे पर्व को ही गीता कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, छठे पर्व को ही गीता कहा जाता है। तो दोनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अयोध्या का उल्लेख मात्र 2 वेदों में दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अथर्ववेद में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है इसका। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। मगध और अंग का पहली बार जो उल्लेख है उसका उल्लेख भी अथर्ववेद में ही किया गया है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा जाता था। अथर्ववेद में जो मगध के लोग थे उनको ब्रात्य कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। रामशंभार नदी के तट पर बुद्ध का दाह संस्कार हुआ था। बुद्ध ने मल्लों के शालवन में अंतिम विश्राम किया था। बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की जो अवशेष थे उसको लेकर के जो विवाद उठा था, इसको सुभद्र की मध्यस्थता के बाद इसका समाधान हुआ था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों को लेकर के विवाद हुआ था और इसको 8 प्रमुख दावेदार जो थे, मतलब बुद्ध का जो संबंध था जो 8 स्थानों से था जहां से मुख्य रूप से बुद्ध का मतलब नजदीकी संबंध था, वहां के जो लोग थे, जो शासक थे, उनके बीच में विवाद हो गया था कि बुद्ध की जो अस्थियां हैं या कहाँ दफनाई जाएंगी और कहाँ पे जो है इनकी स्तूप का निर्माण होगा। इसको लेकर के एक जो ब्राह्मण थे, द्रोण नामक ब्राह्मण थे, इन्हीं के मध्यस्थता के बाद इस जो विवाद खड़ा हुआ था इसको सुलझाया गया था और बुद्ध की अस्थि अवशेषों को
इन सभी 8 जगहों पर क्या किया गया था, मतलब भिजवाया गया था और इन सभी 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण किया गया, ठीक है। और यह द्रोण नामक ब्राह्मण की मध्यस्थता के बाद जो बुद्ध की अस्थियों से संबंधित विवाद उठ खड़ा हुआ था उसको सुलझाया गया था। तो सही आंसर इसका डी है, याद रखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना। कुछ संगमकालीन शब्दावली दी गई है और उनका मतलब दिया गया, जैसे माँ या फिर बेली। माँ या फिर बेली की अगर हम बात करें तो यह भूमि माप की एक इकाई थी। इरई जो है या लूट में जो धन की प्राप्ति होती थी उसे इरई के नाम से जाना जाता था। कर वसूलने वाले अधिकारी को वरियार कहा जाता था और भूमिकर लगाने वाली जो संस्था होती थी उसको वरियम कहा जाता था संगम काल में, ठीक है। तो माँ या फिर बेली या भूमि माप की इकाई थी संगम काल में। लूट में जो धन प्राप्त होता था उसको इरई कहा जाता था। कर वसूलने वाले अधिकारी को वरियार और भूमिकर लगाने वाली संस्था को वरियम कहा जाता था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका सही है। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन इतिहास में पहला युद्ध हुआ था जो जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था? चंदेरी, चौसा, घाघरा या फिर दोहरिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घाघरा का युद्ध। ऐसा पहला युद्ध था मध्यकालीन इतिहास का जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। और घाघरा का युद्ध हुआ कब था? घाघरा के युद्ध की अगर हम बात करें तो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था और यह बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। और यह मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा युद्ध था जो स्थल और जल दोनों पे लड़ा गया था। बाकी अगर हम बात करें चंदेरी युद्ध की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए चंदेरी का जो युद्ध है यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था और यह 1528 में हुआ था, 1528 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चौसा का युद्ध जो है, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में और यह युद्ध 1532 में हुआ था, 1532 में। तो ये सभी जो है तिथि इनके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, चौसा 1539 में हुआ था, दोहरिया युद्ध 1532 में हुआ था और घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था। और यह मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। लीलावती गणित का अनुवाद फैजी ने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल द्वारा किया गया था। भगवत गीता का अनुवाद दारासी को ने किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प इसके सही है, तीनों कथन सही हो जाएगा। गलत विकल्प का चयन कीजिए। गुरु अंगद को गुरुमुखी के प्रणेता माना जाता है। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका सही आंसर सी है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करें, गुरु अर्जुन देव द्वारा स्वर्ण मंदिर का स्थापना कराया गया था। स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है या गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। बाकी अकाल तख्त की स्थापना की हम बात करें, अकाल तख्त की जो स्थापना है वह हरगोबिंद द्वारा कराया गया था। हरगोबिंद ने अकाल तख्त का स्थापना कराया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था और गुरु अंगद जो थे इनके द्वारा गुरुमुखी का जो शुरुआत किया गया था, गुरुमुखी लिपि का, इसकी शुरुआत गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है, गुरु अंगद देव ने। बाकी गुरु रामदास की बात करें तो इनके द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। अकबर द्वारा इनको 500 बीघा जमीन दिया गया था और इसी जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी। सही आंसर इसका सी है। बाकी गुरु गोविंद सिंह की बात करें, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। व्यापकता सिद्धांत के बारे में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? व्यापकता के सिद्धांत को सर्वप्रथम विलेजली द्वारा लागू किया गया था। इसमें उन राज्यों के विलय हेतु नियम निर्धारित किया गया था जिसके शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि व्यापकता सिद्धांत की जो शुरुआत की गई थी, व्यापकता सिद्धांत जिसे हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत डलहौजी ने किया था। इसकी जो शुरुआत है डलहौजी ने किया था, डलहौजी ने। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ होना, मंगल पांडे द्वारा यूशन और बग की हत्या करना, बहादुर शाह जफर को शहंशाह अर्थात शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करना।
बहादुर शाह जफर को शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित करना। कौन से, इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है, इनको क्रम से लगाना है। इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है मंगल पांडे द्वारा ह्यूस्टन और बग की हत्या कर दी गई थी, और इनकी हत्या करने के बाद मंगल पांडे ने जब इन दोनों की हत्या कर दी, फिर मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ होने के बाद जो विद्रोही थे, जो आंदोलनकारी थे, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली के जो शासक, जो मतलब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, इनको नेतृत्व दिया जाता है। ठीक है, इनको जो है नेतृत्व दिया जाता है, और नेतृत्व देने के लिए इन्हें शहंशाही हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित किया जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान का शासक। सही आंसर इसका 2, 1, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। मंजेरी सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन से, होम रूल लीग से, मालाबार में किसान आंदोलन से, या फिर देशी रियासतों के आंदोलन से? मंजेरी सम्मेलन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मालाबार में किसान आंदोलन हुआ था, जिसका संबंध है मंजेरी आंदोलन से। ठीक है, देखिए 1921 में केरल के मालाबार जिले में किसान आंदोलन हुआ था, और यहाँ मुस्लिम काश्तकारों ने विद्रोह किया था। 1920 में मंजेरी में आयोजित हुआ था मालाबार जिला कांग्रेस के सम्मेलन में किसानों के इस प्रतिरोध को प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, इसे ही कहा जाता है मंजेरी सम्मेलन, जो 1921 में किसान विद्रोह हुआ था। 1920 जो है इस समय मंजेरी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? किसान मतलब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था मंजेरी में। ठीक है, मंजेरी में किसान जो कांग्रेस है इसका सम्मेलन हुआ था, और कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन को समर्थन देने के कारण इसे मंजेरी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य संबंध है किसान आंदोलन से है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, या फिर प्रीतिलता वाडेकर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रीतिलता वाडेकर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। बाकी सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता, इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमिगत कार्रवाई के माध्यम से जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको नेतृत्व दिया गया था, और इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया था। ठीक है, बाकी जो प्रीतिलता वाडेकर हैं इनकी आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसके पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस कार्रवाई के समय प्रीतिलता वाडेकर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रहनुमाई मजदासन सभा से संबंधित है? दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, के.आर. कामा, या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। इन तीनों लोगों का संबंध रहनुमाई मजदासन सभा से है। और रहनुमाई मजदासन सभा की अगर हम बात करें, इसका जो स्थापना किया गया था 1851 में किया गया था, और यह एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन की तरह था। ठीक है, एक पारसी धर्म सुधार संघ था। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जो आपके दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और के.आर. कामा मिलकर के इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके साथ साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि पारसियों की सामाजिक स्थिति में पुनरुत्थान करना, पारसी धर्म की जो मौलिक शुद्धता है उसका प्रचार करना, इसमें जो कुछ कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना, और समाज में जो यह विचारधारा फैलाने के लिए और समाज में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए इनके द्वारा एक समाचार पत्र, या कह सकते हैं कि एक जो समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था, जिसको राफ्त गुफ्तार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको राफ्त गुफ्तार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राफ्त गुफ्तार। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखिए, जिम्मरमैन योजना के संबंध किससे है? जिम्मरमैन योजना का संबंध ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने हेतु प्रवासी भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने से संबंधित है जिम्मरमैन योजना, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जिम्मरमैन योजना की बात करें तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, और उसके साथ साथ इसमें लाला हरदयाल, इनके द्वारा मिलकर के 1915 में, इन लोगों ने मिलकर के 1915 में जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना का क्या किया था? गठन किया था। ठीक, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में रह रहे भारतीय जो क्रांतिकारी हैं इनको संगठित करना। ठीक है, मतलब जो है विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक हैं और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी को एकत्र करके, एकजुट करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करना, जिससे कि भारत को जितनी जल्दी हो सके स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1915 में इसका गठन किया गया था, और कहाँ पे किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जर्मनी में किया गया था। ठीक है, जर्मनी में, जिम्मरमैन जर्मनी। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह सिद्धांत दिया कि कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के माध्यम से हुआ था,
और भारतीय पूंजीपति नेता इसमें शामिल थे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा रजनी पाम दत्ता। रजनी पाम दत्ता ने यह वक्तव्य जारी किया था, यह कथन है रजनी पाम दत्ता का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुआ था, उस समय इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज के उद्योग वर्ग के लोग थे, पूंजीपति लोग थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, यही इसमें शामिल हुए थे, जिसके बाद रजनी पाम दत्ता ने यह कटाक्ष किया था। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1903 के फ्रेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य था? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फ्रेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक जो प्रांत है इसमें पुलिस प्रशासन की जांच करने के लिए एंड्रयू फ्रेजर के दस्ता में एक आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग ने 1903 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका गठन किया गया था 1902 में। 1902 में इसका गठन किया गया था और 3 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और यह प्रत्येक प्रांत में जो पुलिस प्रशासन है उसकी जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लोक सेवा पर एचिसन आयोग के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसने भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवाओं के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की थी। इसकी अनुशंसा के आधार पर लॉर्ड लिंटन ने सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु जो 21 वर्ष थी इसको कम करके 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1861 भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के तहत अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित करने की बात की गई थी, और इसमें कहा गया था कि परीक्षा इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए मांग उठाई थी। ठीक है, जैसे जो अनुबंधित सिविल सेवा की शुरुआत करने की बात की गई थी वो 1861 का भारत सिविल सेवा अधिनियम है उसमें किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत ज़्यादा अनुरोध करने के बाद 1893 में यह प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी, और इससे संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह कब का है? यह जो है 1893 की बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1893 में यह प्रावधान किया गया था। उसके साथ साथ एचिसन आयोग द्वारा इस मुद्दे पर कोई भी सिफारिश नहीं की गई थी, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एचिसन आयोग ने इसकी सिफारिश नहीं की थी। और जो सिविल सेवा में उम्र घटाने की अगर हम बात करें, लिंटन 1878, लिंटन के समय 1878 में सिविल सेवा में जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष की गई थी, और इसकी सिफारिश भी एचिसन आयोग द्वारा नहीं की गई थी, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किए थे दुर्जन सिंह, होंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी चुआर विद्रोह की बात करें, चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह जो है 1766 से लेकर के यह 1816 ईस्वी तक जारी रहा। 1816 ईस्वी तक छुटफुट विद्रोह होता रहता था। ठीक है, खोंड विद्रोह की बात करें, जो खोंड विद्रोह है यह 1837 से लेकर के 1856 ईस्वी तक जारी रहा खोंड विद्रोह। ठीक है, और उड़ीसा के जो खोंड जनजाति हैं वहां पर मुख्य रूप से जो वहां पे नरबली प्रथा का जो प्रचलन होता था उसको लेकर के अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद इन्होंने विद्रोह किया था, और इनका मानना था कि अंग्रेज इनकी जो धार्मिक रीति हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी संथाल विद्रोह की बात करें, संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के पक्ष में थे, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर के भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ का गठन किया था। इन्होंने मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट के बहिष्कार का आग्रह करते हुए देश का दौरा किया था। यह किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता के बारे में कब बात की जा रही है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर या फिर अरविंद घोष? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? ये सारी विशेषताएं, सारे जो कार्य हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने स्त्री महामंडल की स्थापना की और भारत में महिला का पहला संगठन, स्त्री महामंडल का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो भारत में पहला महिला संगठन था। आहता ग्रीका पुस्तक सहित कई महत्वपूर्ण कृतियों की रचना भी इनके द्वारा की गई थी। यह इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि किसकी विशेषता या किसके बारे में बात की जा रही है। सरला देवी चौधरानी, एनी बेसेंट, रमाबाई रानाडे या फिर सावित्रीबाई फूले? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सरला देवी चौधरानी की विशेषता है। और सभी जो
वक्तव्य सभी कथन जो है सरला देवी चौधरानी के बारे में है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट वेगनर ने किया था। रॉबर्ट वेगनर ने इसकी व्याख्या 1967 में प्रस्तुत की थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिपादन है वेगनर द्वारा नहीं बल्कि जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। ठीक है, जॉर्ज लेमेंथियर द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था या इसकी व्याख्या की गई थी। जॉर्ज लेमेंथियर द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 6.7 बिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 6.5 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल का जो निर्माण है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मंगल के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 500 दिनों में पूरा करता है। मंगल ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है और इसकी सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इसके द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा की जाती है वो लगभग 687 दिनों में की जाती है। ठीक है, न कि 500 दिनों में, तो बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना है। ये जो नदियां दी गई हैं इनको पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना है। ये हो जाएगा आपका टेम्स नदी, इचेन नदी और हम्बल नदी। इनका जो क्रम है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है और विषुवत रेखा 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी, अर्थात तीनों विकल्प सही है। तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये 3 महाद्वीप कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। और जो 13 देश हैं इनकी अगर हम बात करें, या इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे मकर रेखा जिन देशों से होकर के गुजरती है, इससे पूछ सकता, क्वेश्चन आ सकता है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, या उसमें से किस देश से होकर के गुजरती है, फिर नहीं गुजरती है, 4 ऑप्शन देकर के पूछ सकता है। और भूमध्य रेखा पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की, 13 देशों से होकर के गुजरता है। और ये 13 देश कौन कौन है? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, साओ टोम प्रिंसिप, किरिबाती, मालदीव और इंडोनेशिया, इन देशों से होकर के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन डी। कटमई ज्वालामुखी किस देश में है? अमेरिका, इक्वेडोर, फिलीपींस या फिर जापान। कटमई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कटमई ज्वालामुखी है आपके अमेरिका में। अमेरिका में स्थित है कटमई ज्वालामुखी। ठीक है, बाकी कुछ अन्य ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपका माउंट रेनियर और माउंट शास्ता, माउंट रेनियर हो गया, शास्ता, रेनियर और हुड, यह तीनों जो ज्वालामुखियां हैं यह अमेरिका में है। चिम्बाराजो इक्वेडोर में है, फ्यूजियामा है जापान में, माउंट ताल, माउंट मेचान, यह दोनों फिलीपींस में है। माउंट ताल, माउंट मेचान और उसके साथ साथ माउंट पिनाटुओ, ये तीनों ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में है। देमाबंद हो गया आपको सुल्तान या ईरान में है। ठीक है, और उसके साथ साथ माउंट पोपा जो है या म्यांमार में है। इसका सही आंसर कटमई ज्वालामुखी पूछा है तो वो ए हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? आमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का मुख्यालय है हैदराबाद में। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसका मुख्यालय हैदराबाद नहीं बल्कि नागपुर में है। नागपुर में है। और इसका स्थापना कब किया गया था, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है, तो ऑप्शन डी सही है। और 1958 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, यह हैदराबाद नहीं बल्कि नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर। ओजोन मंडल की अगर हम बात करें तो यह आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है और इसका जो विस्तार है यह लगभग 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। बाकी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि ओजोन परत केवल स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात आयनमंडल में ही पाया जाता है, सॉरी समताप मंडल में ही पाया जाता है।
ओजोन परत जो है समताप मंडल के साथ साथ जो क्षोभ मंडल है वहां पर भी जो ओजोन गैसेज हैं वो पाई जाती हैं। जो आपके समताप मंडल में ओजोन गैसेज पाई जाती हैं वो मानव स्वास्थ्य या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वह पृथ्वी पर जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्षोभ मंडल में ओजोन गैसेज पाई जाती हैं वह पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य या फिर जो जीवन है, ठीक है, लिविंग बीइंग्स के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका भी हो जाएगा। और इसका जो संकेंद्रण है वो भी 15 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कदाना परियोजना या कोसी नदी पर इसका निर्माण किया गया है, पोंग परियोजना का निर्माण व्यास नदी पर, भांखड़ा परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर और देहर परियोजना का निर्माण व्यास नदी पर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कदाना परियोजना या गुजरात में है। कदाना परियोजना है गुजरात में और इसका निर्माण किया गया माही नदी पर। माही नदी पर इसका निर्माण किया गया, ऑप्शन ए गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा की एकमात्र जो विदेशी राष्ट्र से सीमा लगती है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश है जो 3 तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बाकी म्यांमार की सीमा जिन भारतीय राज्यों से लगती है उसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इन 4 राज्यों से सीमा लगती है, ठीक है, किसकी? म्यांमार की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। हिमनद ग्लेशियर तथा उनकी अवस्थिति के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख में, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है, जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में, बारासिंगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जेमू ग्लेशियर की बात करें तो कहाँ पे है? जेमू ग्लेशियर जो है आपके सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम और नेपाल में जेमू ग्लेशियर। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सियाचिन ग्लेशियर आपके लद्दाख काराकोरम श्रेणी में स्थित है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है उत्तराखंड में, जेमू आपके नेपाल सिक्किम वाले क्षेत्र में, बारासिंगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, बंदरपूछ ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर ये दोनों उत्तराखंड और सोनापानी ग्लेशियर है कहाँ पे? ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। कौन इसमें से सुमेलित नहीं? मलाजखंड कोयला के लिए, बालाडीला है लौह अयस्क के लिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क और निवेली लिंगनाइट कोयले के लिए। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मलाजखंड की अगर हम बात करें, मलाजखंड जो प्रसिद्ध है वो कोयला के लिए नहीं बल्कि तांबा के लिए फेमस है मलाजखंड, ठीक है। और यह कहाँ पे है? मलाजखंड हो गया और आपका बालाघाट हो गया, बालाघाट, ठीक है। ये दोनों तांबा के लिए फेमस है, तांबा के लिए, और ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर इसका जो है ये हो जाएगा। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? मुल्ला पेरियार बांध है इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह आंध्र प्रदेश में है, पेरियार नदी पर इसका निर्माण किया गया है। इस जल का उपयोग तमिलनाडु में सिंचाई के लिए किया जाता है और इस बांध को लेकर के केरल और तमिलनाडु के मतभेद है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यह क्वेश्चन जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर किसी को ना भी पता हो तो भी अगर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले ऑप्शन में अगर हम अच्छे ध्यान से पढ़ें तो क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य में मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में है, पेरियार नदी पर है। ये दोनों तो ठीक लग रहा है, ठीक है। बाकी इसमें एक तीसरे में क्या कह रहा है कि इस जल का उपयोग तमिलनाडु में सिंचाई के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ आपका जो है कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरा नहीं लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है कि इस जल का उपयोग तमिलनाडु में सिंचाई के लिए किया जाता है। और चौथे में क्या कह रहा है कि इस बांध को लेकर के केरल और तमिलनाडु के बीच में मतभेद है। अगर ये बताइए कि अगर ये बांध आंध्र प्रदेश में है तो इसको लेकर के केरल और तमिलनाडु के बीच में मतभेद क्यों होगा? यहीं पर जो है इन दोनों क्वेश्चंस में बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और इसमें अगर देखिए इसमें भी अगर ये होगा कि चलो ठीक है ये केरल तमिलनाडु लेकिन इसमें 2 जगहों पे दिया गया है तो ये गलत होगा या ये गलत होगा या फिर ये गलत होगा। तमिलनाडु इसमें भी है, तमिलनाडु इसमें भी है, तो ज़्यादातर चांसेज ये है कि ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्योंकि केरल और तमिलनाडु के राज्यों के बीच में मतभेद है इसको बांध को लेकर के। यह तमिलनाडु में सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दोनों राज्यों तो इसमें मतलब सेम है ना, बाकी आंध्र प्रदेश का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये गलत जो होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए और यही गलत है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जब एग्जामिनेशन हाल में आप लोगों का दिमाग जो है उस समय ना काम करे और एग्जाम दे करके जैसे बाहर आए और अगर उस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ेंगे तो लगे अरे यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता, ये मैंने गलत कर दी, ठीक है।
तो क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जिनको आप बहुत आसानी से कॉमन सेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। भारत की जैव विविधता के वर्गीकरण के बारे में देखिए। इथोपिया जैव विविधता, इथोपियन जैव विविधता पूर्वी हिमालय क्षेत्र में की या घाटियों में पाई जाती है। मलायन जैव विविधता पाई जाती है उच्च हिमालयी क्षेत्र में। यूरोपियन जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, तीनों विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो भारत को मुख्य रूप से जो भारतीय मलायन, इथोपियन और यूरोपियन वन्य जीव जो मिश्रण क्षेत्र है इसमें बांटा गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो मलायन जैव विविधता है, इसके अंतर्गत जैव विविधता पूर्वी हिमालय की घाटियां, समुद्र तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इथोपियन जैव विविधता के अंतर्गत राजस्थान और उसके आसपास का जो शुष्क वातावरण वाला जो क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है। यूरोपियन जैव विविधता के अंतर्गत उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो वर्षा के अधिकांश समय हिमाच्छादित रहते हैं वो आ जाएगा। भारतीय जैव विविधता के अंतर्गत जैव विविधता प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जो सघन वनस्पति या आवरण वाला क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। भारत को टोटल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और यह 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। यह टोटल 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत में जैव विविधता की दृष्टि से बांटा गया है और टोटल 10 भागों में। ऑप्शन डी बी हो जाएगा। कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है? ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। यह मिजोरम में है, न कि नागालैंड में। कहाँ पे है? मिजोरम में है, तो याद रखिएगा। गलत पूछा है, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। गलत जो है ये है। निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में देखिए। बाघ परियोजना, हाथी, गैंडा और लाल पांडा, इन सभी को क्रम से लगाना है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुआ था। गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में किया गया था। और लाल पांडा परियोजना की जो शुरुआत है यह कब की गई थी? लाल पांडा परियोजना का शुरुआत हुआ था 1996 में। इसमें क्रम से लगाना है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जैव अनपघटनीय प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक, पारा, वाहित मल या फिर डीडीटी। इसका सही आंसर सी है वाहित मल। इसमें क्या कह रहा है कि जैव अनपघटनीय, जो जिसका जैव अपघटन नहीं होते, कौन जो है जिसका जैव अपघटन हो जाता है। ठीक है, ये बताना है, मतलब कौन जैव अनपघटनीय नहीं है, ये आपका वाहित मल हो जाएगा। ठीक है, वाहित मल जैव अपघटन के अंतर्गत आता है। ठीक, बाकी आर्सेनिक, पारा और डीडीटी यह जैव, इनका जो जैव अपघटन है वो नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन सी। ध्वनि की कौन सी तीव्रता, कितनी तीव्रता अगर ध्वनि को सुना जाए तो यह जो है जो आपके श्रवण शक्ति है या शक्ति जो ह्रास है, सुनने की जो क्षमता है उसमें कमी उत्पन्न कर सकता है या फिर उसमें गतिरोध उत्पन्न कर सकता है बहुत लंबे समय तक। अगर आप इस तीव्रता वाले, इस डेसिबल वाले ध्वनि में रहते हैं तो आपकी सुनने की जो क्षमता है वो कमजोर हो सकती है। 50 डेसिबल, 80, 60 या फिर 90। इसका सही आंसर डी है 90 डेसिबल। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब किन फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है भारत में? चावल, आलू, गन्ना या फिर दलहन। इसका सही देखिए, आलू होना चाहिए, गन्ना होना चाहिए, 2-3 किस्में हैं, 2-3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आलू और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पे है। चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। चावल उत्पादन में पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और दलहन उत्पादन की बात करें इसमें पहले नंबर पे एमपी है। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? बांदा शहर के नदी के तट पर है, मेरठ हिंडन नदी के तट पे, आगरा यमुना नदी के तट पे और मिर्जापुर सोन नदी के तट पे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मिर्जापुर सोन नदी के तट पे नहीं बल्कि मिर्जापुर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के तट पे, ऑप्शन डी। एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? झांसी, गोरखपुर, महोबा या फिर महाराजगंज। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झांसी में स्थित है एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला हिरण संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? अलीगढ़, मेरठ, प्रयागराज या फिर लखनऊ।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह किया गया है अलीगढ़ और प्रयागराज में। ठीक, अलीगढ़ और प्रयागराज में। अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में और प्रयागराज के मेजा कुराव क्षेत्र में काला हिरण संरक्षण केंद्र का स्थापना किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, प्रयागराज के बमरौली में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और उनके क्षेत्र के संबंध में कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए फेमस है आजमगढ़, कागज के लिए सहारनपुर, पीतल उद्योग के लिए मिर्जापुर और कैंची उद्योग के लिए मेरठ। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीतल उद्योग के लिए मिर्जापुर नहीं, पीतल उद्योग के लिए जो फेमस है, जो प्रसिद्ध है, वह मुख्य रूप से मुरादाबाद है। मुरादाबाद है, ठीक है। बाकी मिर्जापुर की अगर हम बात करें, मिर्जापुर मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन और दरी उद्योग के लिए मिर्जापुर फेमस है। इसका सी हो जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर जो है कालीन हो गया और दरी हो गया, मिर्जापुर कालीन भैया। ठीक है, सही आंसर सी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीपावली नृत्य, मयूर नृत्य, राय नृत्य और ठुमरी नृत्य। इसमें से आपको बताना है कि किस नृत्य का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। दीपावली और राय नृत्य यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में की जाती है, दीपावली और राय नृत्य। मयूर नृत्य की अगर हम बात करें, यह आपके ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, मयूर नृत्य। और ठुमरी नृत्य का संबंध है अवध क्षेत्र से, अवध क्षेत्र से। ठीक है, ठुमरी नृत्य का संबंध अवध क्षेत्र से है, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र से, दीपावली नृत्य और राय नृत्य यह बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है कानपुर में, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कानपुर नहीं बल्कि कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर श्रावस्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। बौद्ध परिपथ के अंतर्गत उन्हीं की कनेक्टिविटी को मतलब एक दूसरे से जोड़ा गया है या उन्हीं को कनेक्ट किया गया है जिनका संबंध बुद्ध के जीवन काल से रहा हो। ठीक है, इसमें आपका सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, इन तीनों का संबंध किसी न किसी उद्देश्य से महात्मा बुद्ध से रहा है, लेकिन वाराणसी महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बौद्ध परिपथ या बौद्ध सर्किट का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, जिससे कि इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके और कोई व्यक्ति अगर एक स्थान पे जाता है और वो महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड सभी स्थलों से अगर सभी स्थलों पे घूमना चाहता है तो वह सभी स्थलों पे आराम से घूम सके, कनेक्टिविटी इनको प्रदान किया जा सके। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। और इसी से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। इसी संदर्भ में जो आपके रामायण सर्किट हो गए हैं, ठीक है, और भी जो आपके टूरिज्म में जो आपके मतलब इंपॉर्टेंट भारत में जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको घूमने के लिए भी विभिन्न सर्किट का निर्माण किया गया। इसके पीछे जो मेन रीजन है यही है कि टूरिज्म को क्या करना? अट्रैक्ट करना। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बनारस घराना से नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरजू महाराज का संबंध बनारस घराना से नहीं, इनका जो संबंध है लखनऊ घराना से है। ठीक है, लखनऊ घराना से इनका संबंध है और यह जो है एक कथक नृत्यक थे। ठीक है, कथक नृत्य इनके द्वारा किया जाता था। सही आंसर ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है? विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? और वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन भी सही है, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सही सुमिलित है। रानीपुर वन्यजीव विहार है पीलीभीत में, सोहागी बरवा बहराइच में है, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है और कछुआ वन्यजीव विहार चंदौली में है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। रानीपुर वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें, रानीपुर वन्यजीव विहार है चित्रकूट में, चित्रकूट में है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार यह महाराजगंज में है, महाराजगंज में। कछुआ वन्यजीव विहार की बात करें तो यह वाराणसी में है, वाराणसी में। इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। सही पूछा था तो सी सही है। भारत में हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि किया है। इसके तहत उच्च उपज देने वाली किस्म की बीज और आधुनिक सिंचाई तकनीक पेश की गई थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा?
इसका सही आंसर ये है, कथन और कार्य दोनों सही, आरेखी सही व्याख्या करता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। क्यों? क्योंकि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि जो हुई थी, इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था कि इसको उच्च उपज देने वाली जो बीज है वो दिया गया था, उसके साथ साथ आधुनिक सिंचाई का विकास किया गया था। ठीक है, जिस कारण हरित क्रांति के माध्यम से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। सही आंसर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही और आरेखी सही व्याख्या करता है। चावल या गर्म जलवायु काली मिट्टी मतलब चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी या मृदा की आवश्यकता होती है? चावल उत्पादन के लिए अगर हम बात करें, चावल उत्पादन के लिए अधिक वर्षा युक्त जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है चावल उत्पादन के लिए, और इसके लिए जो वर्षा है लगभग 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। गेहूं उत्पादन, गेहूं के लिए जो वर्षा की मात्रा है यह 50 से 70% होनी चाहिए, मतलब 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, वर्षा। उसके साथ साथ यह दोमट मिट्टी में अधिक अच्छी से उपजती है या फिर इसकी पैदावार होती है। तो गेहूं के लिए जो है क्या चाहिए? गेहूं के लिए चाहिए मध्यम वर्षा, गेहूं के लिए चाहिए मध्यम वर्षा और दोमट मिट्टी। गेहूं के लिए मध्यम वर्षा और दोमट मिट्टी चाहिए। ठीक, कपास की बात करें या कपास की, कपास जो है मुख्य रूप से इसके लिए जो वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है लगभग 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा चाहिए इसको। या काली मृदा और जलोढ़ मृदा दोनों में यह क्या किया जा सकता है? इसको उपजाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसको गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसका जो मुख्य क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है जहाँ पर कपास की कृषि की जाती है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, मतलब सी का ए हो जाएगा। और जो आपका चाय है, चाय के लिए आर्द्र जलवायु और अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सही आंसर इसका ए है 2 4 1 3, ऑप्शन ए 2 4 1 3। बागवानी के लिए एकीकृत विकास के लिए मिशन, बागवानी के लिए एकीकृत विकास के लिए मिशन। देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो है आपका देखिए ये आपका एक साइड है, तो ये, और इसके बाद जो है ये आपके मतलब दूसरे साइड पूरी साइड है, और ये जो है साइड है। ठीक है, इन सबको आपको सम्मिलित करना है। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए जो मिशन है MIDH, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका क्या? बागवानी के लिए एकीकृत विकास के लिए जो मिशन है MIDH, यह बागवानी क्षेत्र की समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60% केंद्रीय वित्त जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, और 40% राज्य सरकार द्वारा। और यही अगर पूर्वोत्तर राज्य हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो तो वहाँ पे 90% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, 10% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बागवानी की एकीकृत विकास मिशन, इसका जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। ठीक, ए का 2, ए का 2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा है वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी प्रदान करना। वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी प्रदान करना। इसकी अगर हम बात करें, इसका जो है आपका वो ये है आपका, ठीक है, बी होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चयनित जिलों में बागवानी विकास पर ध्यान केंद्रित करना। बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। और जो आपका सी है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB योजना, यह क्या है? यह वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। ठीक है, सी का ए हो जाएगा। ठीक, यहीं पे देखिए इसमें अगर लिख दें तो जो आपका बी है, बी का क्या है? बी का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 2। ठीक, और जो आपका सी है, सी का हो जाएगा ए। ठीक, जो आपका एक सेकेंड यार, चयनित जिलों में बागवानी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, इसकी अगर हम बात करें, यह राष्ट्रीय आपका 3 हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय बागवानी है इसका 1 हो जाएगा, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है इसका 1 हो जाएगा। और पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए बागवानी NHMNEH, इसका पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देना, इससे संबंधित है। ठीक है, इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो वो 2 3 1 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में कपास की खेती के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कपास को 60 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कपास एक खरीफ फसल है। भारत दुनिया में कपास के शीर्ष 3 सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है,
और कपास केवल काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है आपको। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कपास केवल काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। यह गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल काली मिट्टी में नहीं। जहाँ पे केवल या फिर सभी ऐसे अगर ऑप्शन आ जाएं तो आप लोग सतर्क बिल्कुल हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो गलत होने के चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कपास केवल काली मिट्टी में, हाँ ये जरूर है कि काली मिट्टी में कपास की जो खेती है, कपास की जो पैदावार है वो अच्छी होती है, इसकी जो कृषि अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह केवल काली मिट्टी में ही की जाती है। डी गलत हो जाएगा। और भारत विश्व के शीर्ष 3 सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से, ये बात भी आपका सही है। तीनों विकल्प और सही हो जाएंगे। विश्व की पहली भैंस क्लोन का जो नाम है वो गरिमा है। इसका विकास नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा द्वारा किया गया था। और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस का नाम है भदावरी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प इसका गलत है। भारत की पहली भैंस क्लोन का जो नाम है वह समरूपा है। इसका नाम था समरूपा, इसका नाम समरूपा था। और भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की जो प्रजाति है यह मुर्रा है, मुर्रा है, ठीक है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। भारत की विदेश नीति जो FTP 2023 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य है 2030 तक भारत को कृषि उत्पादों का शुद्ध आयातक बनाना। यह कृषि वस्तुओं पर सभी आयात शुल्क को समाप्त करना चाहता है। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात करना है, और यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बीटी मस्टर्ड के बारे में देखिए, बीटी मस्टर्ड के बारे में, यह भारत में विकसित अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। इसे GEAC द्वारा पर्यावरणीय रिलीज के लिए अनुमोदन कर दिया गया है, और यह पहले से ही सभी भारतीय राज्यों में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। नहीं नहीं नहीं, 1 और 2 सही है, ठीक है। 1 और 2 सही, तीसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि ये सभी भारतीय राज्यों में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। अगर पर्यावरणीय रिलीज के लिए इसको अनुमोदन किया गया है कि इसका जो प्रभाव है पर्यावरण पर किस रूप में पड़ेगा, ऐसा ना हो कि यह जो है जेनेटिकली मॉडिफाई फसल है और इसको उपजाने के बाद इसका जो प्रभाव है पर्यावरण पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक हो। तो ये सब देखने के बाद ही सभी राज्यों में और किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा कि जिससे कि इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से नहीं पड़ता है और आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो अभी सभी राज्यों में व्यवसायिक इसकी कृषि की जा रही है, यह गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका 1, 2 सही है, तीसरा गलत है। सिल्क रूट रेशम मार्ग के बारे में देखिए, रेशम मार्ग के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? सिल्क रूट ने भारत को पश्चिमी और मध्य एशियाई बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। इस मार्ग के माध्यम से भारत में रेशम घोड़े और अन्य विलासिता की वस्तुओं का आयात बढ़ा, जबकि मसाले, वस्त्रों और कीमती पत्थरों का निर्यात किया गया। इसने बौद्ध धर्म और भारतीय कला के विभिन्न रूपों को मध्य एशिया और उससे आगे फैलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर जो तीनों होना चाहिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। रेशम मार्ग के बारे में तीनों विकल्प सही। कनेक्टिविटी, इसके माध्यम से कनेक्टिविटी भी हुई थी, ठीक है। व्यापार जो है कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता था, कुछ वस्तुओं का निर्यात होता था। बाकी जो विदेशी हैं आपके, जो कह सकते हैं कि जो विदेशी लेखक हैं, ठीक है, वो सब भी इन रास्तों का प्रयोग करके, इन मार्गों का प्रयोग करके आते थे। उसके साथ साथ जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं उनके द्वारा भी इन मार्गों का प्रयोग करके बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अन्य जो विदेशी राष्ट्र हैं, विदेश हैं, वहां पे भ्रमण किया गया था। तो तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रमुख फसलों और उनके प्राथमिक बढ़ते क्षेत्रों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जैसे कुछ फसल दी गई है और उनका जो उत्पादक राज्य है उसके बारे में कौन सा विकल्प सही है उसे सम्मिलित करना है। जैसे चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, गेहूं उत्पादन में पंजाब, कपास के उत्पादन में केरल, और कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है, और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कपास के उत्पादन में केरल नहीं, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, ठीक है, और इसमें महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे आता है, ठीक। सी गलत है। भारत में फसलों और उनके वर्गीकरण का उपयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जूट, बोरे और रस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रेशेदार फसल है। मूंगफली, खाद्य तेल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तिलहन है। मक्का, भोजन और चारे में इस्तेमाल किया जाने वाला दलहनी फसल है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मक्का भोजन और चारे में इस्तेमाल किया जाए दलहनी फसल नहीं, बल्कि यह खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न। और इसमें इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, यह जो आता है आपका, यह जो है मक्का की अगर हम बात करें, यह आता है आपके
अनाज फसल के अंतर्गत, न कि दलहनी फसल के अंतर्गत। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से जूट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? जूट उत्पादन में भारत में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे है। भारत में चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सबसे अनुकूल है? भारत में चाय की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए, मतलब पहाड़ी की जो ढलानी क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से चाय की कृषि की जा सकती है अच्छे से। अम्लीय मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर ढलान वाला क्षेत्र हो तो यहाँ पे अम्लीय मृदा का विस्तार पाया ही जाएगा, अम्लीय मृदा ही पाई जाएगी। गर्म और आर्द्र जलवायु भी होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र में जो चाय की उपज है वो अच्छी होती है। ठीक है, अच्छी किस्म की चायों का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें का अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 72 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 72 जो है यह आपके राष्ट्रपति के, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित शक्तियों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 356 यह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 102 यह संसद और राज्य विधान मंडल के जो सदस्य, राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 261 यह मृत्युदंड राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, यह ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 261 की अगर हम बात करें तो इसमें जो उल्लेख किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच जो व्यापारिक संबंध है, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, व्यापार वाणिज्य की जो बात की गई वो जो है अनुच्छेद 261 में है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय चाहे कोई भी स्थिति हो लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 83 में निहित शक्तियों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अंतिम अधिकार है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में निहित शक्तियों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने का अंतिम अधिकार है। इस संदर्भ में दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। और गलत क्यों है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति वास्तव में लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वह केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, अपने स्वयं से, ठीक है, नहीं कर सकता है। तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 83 यह राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार का अर्थ करता है, जिसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार निरपेक्ष है और इसे किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल की स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से बताना है? सही है। इसका देखिए दूसरा तो सही है, पहला गलत हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाए, जैसे सामाजिक सौहार्द हो गया या फिर आपातकाल की स्थिति हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मौलिक अधिकार है इनका निलंबन हो सकता है। उसके साथ साथ अनुच्छेद 359 में भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन करना आवश्यक है, तो यह अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के जो मौलिक अधिकार है इनको छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं इनका किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं हो सकता है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। अर्थात ए गलत है, आर सही। ए गलत है, आर सही। देखिए कथन सही है, कथन गलत है और आपका कारण जो है सही है। ठीक है, कारण सही है, सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? अनुच्छेद 249 संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बात सही है। देखिए राज्यों और केंद्र के बीच जो संबंध है इनकी अगर हम बात करें तो भाग आपका जो 11 है इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया। ठीक है, प्रशासनिक विधायी संबंधों का जो उल्लेख है यह जो है आपके विधायी संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 में किया गया है। 245 से 55। और जो आपका प्रशासनिक संबंध है इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक किया गया है। और भाग 12 में जो वित्तीय संबंध है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, वित्तीय संबंध का
सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्णय के अनुसार राज्यपाल के वीटो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह जो है लेटेस्ट अपडेट है, तो यह इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नवीनतम अपडेट है या फिर से जो निर्णय है, इसके अनुसार राज्यपाल किसी भी विधेयक को या किसी वीटो के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यपाल किसी भी विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक स्वीकृति रोक सकता है। जैसे अगर राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी प्रस्ताव या कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल उसे अधिकतम 3 महीने तक अपने पास रोक सकता है। 3 माह तक अपने पास रोक सकता है। 3 महीने के बाद या तो यह उस विधेयक को मंजूरी दे दे या फिर वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, और ऐसा करना इसके लिए अनिवार्य होगा। मतलब 3 महीने से अधिक समय तक यह किसी भी विधेयक को अपने पास नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट निर्णय है। भारत में लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। लोकपाल अधिनियम 2023 के बिना किसी प्रतिबंध के प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति देता है। कौन सा विकल्प इसमें? लोकपाल अधिनियम जो 2013 है वह बिना किसी प्रतिबंध के प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। भारत में लोकपाल प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने की अनुमति देता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोकपाल अधिनियम 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि जो लोकपाल आयुक्त हैं, जो सभी लोकपाल आयुक्त के जो सदस्य हैं, जो सभी मेंबर हैं, इन सभी की सहमति से ही जो प्रधानमंत्री हैं इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जा सकती है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन सी। सीएजी के बारे में देखिए, सीएजी निम्नलिखित में से किसका ऑडिट नहीं कर सकता है? संघ सरकार का, व्यय राज्य सरकार का, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। इनमें से इसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध जो निजी कंपनी है इसका जो ऑडिट है वो सीएजी द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी, इसका गठन कब किया गया था? सॉरी, इसका जो उल्लेख है किसमें किया गया, यह बताना है। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 338 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की अनुच्छेद 338 बी में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था या फिर वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित की गई थी। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इसमें जो राष्ट्रीय पहले क्या था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक ही आयोग था, लेकिन इसमें संशोधन हुआ, 89वां संविधान संशोधन, जिसके बाद अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 338 का प्रावधान किया गया और 89वां संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 ए, जिसमें अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, और उसके बाद आपका 102वां संविधान संशोधन हुआ था शायद यार। ठीक है, यह जो है आपका 102वां संविधान संशोधन है शायद। ठीक, हाँ 102वां संविधान संशोधन, जिसके बाद अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इसको क्या किया गया था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 2, 3, 1, 4। सूचना के अधिकार के बारे में देखिए, सभी मामलों में 60 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार देना आवश्यक है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आरटीआई अनुरोध दायर कर सकता है। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 48 घंटे के भीतर देना होगा। आरटीआई केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से दायर किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है, और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सी सही है, बाकी विकल्प गलत है। सभी मामलों में जो सूचना है, सभी मामलों में जो जानकारी है वो कितने दिन के भीतर देनी चाहिए? सभी मामलों में जानकारी 30 दिन के अंतर्गत प्रदान कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यह आरटीआई के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक, बाकी इसके अंतर्गत उम्र का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा आरटीआई दायर किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो 1 वर्ष का हो या फिर 100 वर्ष का हो। ठीक, उसके साथ साथ अगर जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई मामला हो और उससे संबंधित हमें जानकारी चाहिए तो 48 घंटे के अंदर वो जानकारी मुझे प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आरटीआई आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से दायर कर सकते हैं, तो सी सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? देखो, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें, इनके बारे में जो सही है वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उस समय जब तक कि राष्ट्रपति वापस न आ जाए तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं होती है? कौन सी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं होती है? 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, संसदीय समिति का विधेयक, संसदीय समितियों को विधेयक भेजना और सदन को विशेष सत्र के लिए बुलाना। कौन में से लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यह शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में देखिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसमें जो 5वीं अनुसूची जो है इसमें किसका उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया अनुसूची 5 में। ठीक, और यह जो है अब बात करें अगर हम तो अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपनी एसआई इकाई से सही ढंग से मेल खाती है? बल वाट, बल का मात्रक होता है वाट, शक्ति का न्यूटन, दबाव का पास्कल, ऊर्जा का एम्पियर। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दबाव या फिर दाब का जो मात्रक है वो पास्कल होता है। ठीक है, बाकी बल का जो है न्यूटन होता है, शक्ति का होता है वाट, ठीक, ऊर्जा का जो है वो जूल होता है, जूल। ठीक, इसका सही आंसर होती है। एक समतल दर्पण एक छवि बनाती है। एक समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में आभासी, सीधा और समानाकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी, सीधा और समानाकार का। ऑप्शन सी। बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसमें जो है टंगस्टन, जिसका गलनांक कुछ होता है, और इसका जो गलनांक है वो लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, नाइट्रस ऑक्साइड। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है CH3COOH। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? एकमात्र ऐसी धातु पारा है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मनुष्य में सर्कैडियन लय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, मेलाटोनिन, कोर्टिसोल या फिर एड्रेनालिन। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, मेलाटोनिन। मनुष्य में पाया जाने वाला जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है, इसके द्वारा सर्कैडियन लय को नियंत्रित किया जाता है। और सर्कैडियन लय है क्या? सर्कैडियन लय की अगर हम बात करें, यह जो है मनुष्य में जो नींद आने की क्रिया है, जागने का जो चक्र है, इसको कहा जाता है सर्कैडियन लय। और इसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला मेलाटोनिन हार्मोन्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? एंजाइम्स की एक विशिष्ट विशेषता कौन नहीं है? यह वे क्रिया अत्यधिक विशिष्ट होती हैं, वे प्रतिक्रियाओं के दौरान भस्म हो जाता है, वे जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और वे इष्टतम तापमान पर सबसे अच्छा काम करते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, वे प्रतिक्रियाओं के दौरान भस्म हो जाते हैं। गलत है। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता है, वे स्वयं अस्थायी परिवर्तन किए बिना प्रतिक्रिया को गति प्रदान करती हैं। तो सही आंसर भी है। रक्त के थक्का के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रक्त के थक्का के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है नैफ्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और यह ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट योगदान प्ले करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेबेलम या फिर थैलेमस। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ऑप्शन माइटोकांड्रियल डीएनए के बारे में बताइए, कौन सा विकल्प सही? माइटोकांड्रियल डीएनए के बारे में, यह माता पिता दोनों में समान रूप से पाया जाता है, यह केवल नाभिक में पाया जाता है, यह परमाणु डीएनए की तुलना में अधिक धीरे धीरे परिवर्तन करता है, और यह मातृवंशी रूप में विरासत में मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो माइटोकांड्रियल डीएनए है यह पुरुषों में जो आता है वह माँ से आता है। ठीक है, माँ से आता है, मतलब माँ से ट्रांसफर होता है। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। यह जो डीएनए है वो पिता में नहीं पाया जाता है।
कौन सा प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं को पूरी शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम बनाता है? वो है आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? इसमें बताना है कौन विस्थापन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका Zn प्लस H2SO4 H और फिर आपका ये उत्क्रमणी ZnSO4 और H2, ऑप्शन बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में? एंटासिड मतलब जो पेट में गैस वगैरह बनते हैं, ठीक है, और उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पेंडुलम द्वारा एक पूर्ण स्विंग आगे पीछे पूरा करने में लगने वाले जो समय है, इसको किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? इसको प्रदर्शित किया जाएगा समय और अवधि के रूप में, ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के समय भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 6 आयु वर्ष में शिशु लिंग अनुपात कितना है? 905, 923, 913 या फिर 906? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 923। ठीक। ओवरऑल लिंग अनुपात अगर हम बात करें भारत में ओवर लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ष में, तो वो आपका कितना है? वो है 919, ठीक, टोटल। जिसमें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो आपका 923 है और शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है 905, बी। जनगणना 2011 के अनुसार 1 से लेकर के 11 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि हुई है, कितना हुआ है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि हुई वो 20.22%, ऑप्शन ए हो जाएगा 20.22। जनगणना 2011 के बारे में देखिए, गोवा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है। दमन दीव सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए गोवा और दमन दीव के बारे में दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो किन देशों की बात आती है, ठीक है। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा, जर्मनी, रूस, ब्राजील, मतलब देश जो किस समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या अधिक है, मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से अधिक है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है जर्मनी से अधिक है, रूस से, ब्राजील से, इंडोनेशिया, नाइजीरिया सही है, यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से भारत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चाइना है, ठीक, अमेरिका है, फिर आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये 5वें नंबर पे आता, याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर डी है। 1951 से लेकर के 11 तक जनगणना तक उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व लगातार बढ़ता रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से अधिक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम बात करें जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, राष्ट्रीय जनघनत्व 382 से अधिक है, ठीक है। राष्ट्रीय जनघनत्व कितना है? 382। और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? यह आपका 447। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 829 है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, और राष्ट्रीय जनघनत्व जो है वो आपका 382 है, 382। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से 447 अधिक है, 447, ठीक। निम्न विकल्पों में से किस का प्रयोग, निम्नलिखित विकल्प इसमें बताना है कि किस एक प्लेटफॉर्म का प्रयोग है, किस एक प्लेटफॉर्म का प्रयोग वेब पर पोस्ट करने के लिए किया जाता है, किस प्लेटफॉर्म का प्रयोग वेब पर पोस्ट करने के लिए होता है, ब्लॉग, चैट, ईमेल या फिर इंस्टेंट मैसेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लॉग का, ठीक है। बाकी यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं, मैं आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 100 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 101 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी 101 का सही आंसर बी है, ठीक है। और 102 जो है, 102 का सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 103 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 103 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक, ऑप्शन ए भरत। बाकी नेक्स्ट देखिए
इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका 104 जो है इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 108 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 3 दिसंबर 2024 को दूसरा भारत और यूके 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसमें भारत की ओर से पीयूष श्रीवास्तव और विश्ववेश नेगी ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण आईआईटी बॉम्बे द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रैक की जो प्रस्तावित शीर्ष गति है वो लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसका जो निर्माण है, इसका जो टेस्ट है वो आईआईटी बॉम्बे नहीं बल्कि आईआईटी मद्रास द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मद्रास द्वारा, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। इस संग्रहालय में संविधान सभा के सदस्यों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। दिसंबर 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएनसीसीडी के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन COP16 पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही, पहला गलत है। COP16 की अगर हम बात करें, यूएनसीसीडी जो मरुस्थलीकरण से रिलेटेड COP16, इसका जो आयोजन है वो यूएई में हुआ था। ठीक है, यूएई में, ठीक, सही आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का जो 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 है, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और इस सम्मेलन का उद्देश्य है 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है यूएई नहीं बल्कि इसका आयोजन किया गया था बाकू अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान में, दूसरा सही, पहला गलत है। फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन द्वारा किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2027 के आयोजन होगा ब्राजील में। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी है, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। 27 में ब्राजील में किया जाएगा, 2030 में मेजबानी की जो किया जाएगा वो पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को द्वारा किया जाएगा, दोनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 यह किसे दिया गया था? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 यह किसे दिया गया था? यह दिया गया था स्वप्नल चौधरी को, स्वप्नल चौधरी को। ठीक, 34वां व्यास सम्मान दिया गया था सूर्यबाला को। जेसी डेनियल अवार्ड 2023 साजी एन करूर और मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कैयर। ठीक है, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले मधुमेह बायोबैंक का स्थापना कहाँ किया गया? भारत के पहले मधुमेह बायोबैंक का स्थापना, देखिए इसका जो स्थापना किया गया कहाँ पे किया गया है? इसका जो स्थापना हुआ है वो चेन्नई में हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका शुभारंभ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया। यह पहल 4 राज्य कौन कौन, ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। वर्तमान समय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना का संचालन किया जा रहा है और किसके अंतर्गत? जो 4 राज्य हैं ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। विकसित पंचायत कर्मयोगी की बात की जा रही है। ठीक है, सही आंसर इसका सी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में देखिए। हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार गगन गिल को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दीपक कुमार शर्मा को प्रदान किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि
अंग्रेजी भाषा के लिए यह जो पुरस्कार है ईस्टरिन कीरे को दिया गया। कौन है? ये है आपके ईस्टरिन कीरे हैं यार। ईस्टरिन कीरे ऑप्शन पहला सही, दूसरा गलत। युद्ध अभ्यास तर्कस के बारे में देखिए। युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दोनों विकल्प गलत है। यह भारत और फ्रांस नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक, तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में। और यह आतंकवाद विरोधी एक क्या है? युद्ध अभ्यास है। 3 दिसंबर 2024 को रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभयारण्य बन गया है। एनटीसीए की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व की सूचना की जा सकती है। कौन सा विकल्प इसमें से आपको बताना है सही है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी। गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। भारत के INS अरिहंत के बारे में देखिए। INS अरिहंत परमाणु क्षमता K4 पनडुब्बी से लॉन्च किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। K4 एक ठोस ईंधन वाला मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है। K4 मिसाइल को भूमि आधारित अग्नि मिसाइल का एक प्रकार है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? K4 मिसाइल जो है अग्नि मिसाइल का एक प्रकार है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के बारे में देखिए। दूध उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अंडा उत्पादन में तमिलनाडु, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश, ऊन उत्पादन में राजस्थान। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 और 4। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर, बात बिल्कुल सही है। ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है। अंडा उत्पादन में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। मांस उत्पादन की बात करें तो मांस उत्पादन में पहले नंबर पे जो है राज्य है मांस उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल। मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। युद्ध अभ्यास सिनबैक्स 2024 यह भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर यह भारत और फ्रांस के बीच में। सैन्य अभ्यास जो स्लाइनेक्स है भारत और श्रीलंका के बीच में। हरिमाओ शक्ति भारत और ओमान के बीच में। इसमें बताना है सुमिलित को आपका चयन करना है। कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? और वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। 1 और 3 सही है, ठीक है। कौन सही सुमिलित है? 1 और 3। सैन्य अभ्यास स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में, जो सिनबैक्स है भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। अग्नि वॉरियर की बात करें, युद्ध अभ्यास जो अग्नि वॉरियर है, युद्ध अभ्यास अग्नि वॉरियर, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर में होता है। सिंगापुर में। हरिमाओ शक्ति का आयोजन किया जाता है भारत और मलेशिया के बीच में। ऑप्शन बी। प्रमुख कुछ समारोह सम्मेलन दिए गए हैं, जैसे भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था अहमदाबाद गुजरात में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा असम में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। महाबोधि महोत्सव का आयोजन गया बिहार में हुआ था। कृष्णवेणी संगीत जो निर्जनम है इसका आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी है 2, 3, 5। 2, 3, 5 है। पहला और चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला चौथा गलत है, क्यों? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें जो भारत का समुद्री विरासत सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में। और उसके साथ साथ आपका जो अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि महोत्सव की बात करें, महाबोधि महोत्सव
महाबोधि महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया था सांची मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। मनमोहन सिंह 13वें प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण, जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। कौन सा विकल्प इनके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अर्थात तीनों विकल्प सही डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाएगी जब, मुद्रास्फीति की शून्य दर कब मानी जाएगी? जब वर्ष की प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राथमिक घाटे को निकालने के लिए राजकोषीय घाटे से निम्नलिखित में से किस व्यय को घटाया जाता है? प्राथमिक घाटा निकालने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज वाले भुगतान जो है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के बारे में देखिए, राष्ट्रीय आय के बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कारक और आय और अंतरण ये सभी प्राप्तियां शामिल होती हैं। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मदे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं होती हैं? विदेश से प्राप्त उपहार, किसी लॉटरी में जीती गई धनराशि, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ, कौन इसमें शामिल नहीं होता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन तीनों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन से कर को जीएसटी में शामिल किया गया है? जीएसटी में रखा गया है किस किस कर को? केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर, मनोरंजन कर और केंद्रीय बिक्री कर। किसे किसे इसमें इंक्लूड किया गया, इसी में रखा गया है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इन सभी को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंकिंग सुधार से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, कौन सम्मिलित नहीं है? MA गाइपोरिया समिति ग्राहक सेवा में सुधार करने से संबंधित था। एक घोष समिति का संबंध बैंक में धोखाधड़ी को रोकने से था। SS तारापुर समिति का संबंध विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, डी सुब्बाराय कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु, डी सुब्बाराव कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार के लिए गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, डी सुब्बाराय समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के लिए इसका गठन किया गया था, तो ऑप्शन डी सही है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प इसमें से चालू खाता मिलकर के कौन बनाता है? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अदृश्य मदों का संतुलन या फिर विशेष आहरण अधिकार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, बाकी गलत होंगे। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत लेखा की रचना करता है? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषण, निजी प्रेषित धन और पोर्टफोलियो निवेश। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4। निजी प्रेषित धन इसमें शामिल नहीं होता। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का स्रोत है? कौन इसमें से मानव पूंजी का स्रोत? शिक्षा में निवेश करना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना और टीकाकरण। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है मानव पूंजी में निवेश है। ठीक है, शिक्षा देंगे तो इससे इनकी उत्पादकता बनेगी, कौशल मिलेगा। ठीक है, जिससे वो रोजगार की इनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। स्वच्छ पेयजल और इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ये काम को अच्छे से कर पाएंगे। टीकाकरण करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक, तो ये सभी जो है मानव पूंजी में निवेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रंगराजन समिति का गठन, रंगराजन समिति का गठन PSI विनिवेश, केलकर समिति का गठन कर सुधार, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार और नरसिम्हन समिति लघु उद्योग विकास। कौन सा विकल्प इसमें सम्मिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का जो गठन है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, न कि लघु उद्योग में। तो डी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके सही हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है?
किसी देश द्वारा अगर अवमूल्यन किया जाता है तो इससे इसका जो निर्यात है वो बढ़ेगा, आयात जो है कम होगा। ठीक है, मतलब आयात महंगा हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा, जिससे आयात बढ़ेगा और निर्यात कम होगा। इसका सही आंसर बी है, आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें जीएस के 140 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए हैं। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसके आंसर भी जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।